Good afternoon, everyone. My name is Dr. Atia Alisha, and I'm here for you. My YouTube channel name is Mariam Homeos. So, welcome back to my channel. And I'm here for discussing another topic. लेकिन आज जो मैं ये टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो टॉपिक थोड़ा सा अलग है. बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है ये टॉपिक, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत सीरियस टॉपिक है ये. मैं बात कर रही हूँ आज मैं विमेन से रिलेटेड एक डिजीज़ के बारे में, या आप इसको डिजीज़ नहीं भी कहेंगे तो बहुत कॉमन है ये, जो हम बांझपन की बात करते हैं कि ख़ासकर जो है जब माएँ जो होती हैं वो दोबारा मतलब एक बार बेबी हो गया, डिलीवर हो गया है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा माँ नहीं बन पाती हैं. उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगी. चूँकि ये टॉपिक बहुत लंबा है और इसमें चूँकि दो पार्टनर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, दोनों की अलग अलग समस्याएं होती हैं, जिसकी वजह से इसको हम टर्म देते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का. यानी कि जब आप दोबारा माँ नहीं बन पाते हैं, उस जगह पे ये समस्या जब आती है तो यहाँ पे कोई ना कोई आइदर मेल पार्टनर को कोई परेशानी होती है या फीमेल पार्टनर को कोई परेशानी होती है, जिसकी वजह से माएँ जो होती हैं वो दोबारा माँ नहीं बन पाती हैं. यानी कि एक बार आपने एक बेबी को डिलीवर कर दिया, लेकिन उसके बाद आप दोबारा बहुत सारा सालों का गैप हो रहा है, 1 साल से ज़्यादा हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए. ज़्यादातर केसेस में लोग तब परेशान हो जाते हैं जब 5 साल या 6 साल का टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है. तब उनको समझ में आता है कि हाँ, हम अब कंसीव नहीं कर पा रहे हैं. तो एक्चुअल में क्या होता है, ये कैसे होता है, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए मैं इसको पार्ट्स में कवर करूँगी, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट भी चाहिए, इसमें फीमेल का रेशियो क्या है, इसमें मेल का रेशियो क्या है, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो जिम्मेदार होती हैं इस चीज़ के लिए, प्लस हमें क्या मेडिकेशन करनी चाहिए, किस तरह के मैनेजमेंट से इसको ठीक किया जा सकता है. और ठीक तो किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है. हम जिस एरा में जी रहे हैं वहाँ मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है. आपने आईवीएफ जैसा ट्रीटमेंट जो कि बहुत कॉमन हो गया है, पहले ये इतना कॉमन नहीं था, लेकिन इंडिया में भी अभी भी बाहर के देशों से ज़्यादा आईवीएफ बहुत ही ज़्यादा कॉमन भी है. प्लस इंडिया में उसका इलाज जो होता है वो बाहर के देशों से हमारा इलाज सस्ता ही होता है. तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी चीज़ कि क्या होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, यानी कि जब दोबारा माँ आप नहीं बन पाते हैं तो क्या होता है. अगर आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक ट्राई कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह से किसी वजह से आप सक्सेसफुली बच्चे को अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आपने कंसीव भी कर लिया है तो उसको फुल टर्म मतलब 9 महीने जो होते हैं, अगर आप वहाँ तक नहीं ले जा पा रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे आपके साथ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की समस्याएं हो जाती हैं. अच्छा, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की जो समस्या होती है वो 2 तरह से देखने को मिलती है. एक, आपके शरीर में कोई ऐसी दिक्कत आ रही है और उसमें फीमेल्स में क्या दिक्कत आती है या मेल्स में क्या दिक्कत आती है. तो आज जो हम बात करेंगे वो आज हम सिर्फ वुमेन सेंट्रिक बात करेंगे. अभी हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जहाँ पे मेल्स की बात आती है या मेल पार्टनर कहाँ पे किस तरह से उनके साथ क्या होता है कि जिसकी वजह से ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, नंबर 1. लेकिन कुछ चीज़ें क्या होता है कि दोनों में ही बहुत कॉमन होती हैं. कुछ चीज़ें दोनों में कॉमन कैसे होती हैं. सबसे पहले अगर हम मेन पार्ट पे ना आके आपके लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की बात करें, आपका सेडेंटरी रहना, सिगरेट स्मोकिंग अगर हम कर रहे हैं, या हम बहुत ज़्यादा वाइन लेते हैं, या हम एक सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, यहाँ पे हमारी कुछ डाइट का फिक्स नहीं है, डाइट भी फिक्स नहीं है, हम नेचुरल जो डाइट होती है या बैलेंस डाइट होती है वो भी नहीं ले रहे हैं, हमारी लाइफ जो है डे टू डे लाइफ जो है वो हमारी चेंज हो रही है, हम लेट नाइट सोते हैं, उठते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी ये जो इसको हम एक तरह से इन्वायरमेंट कॉज कह सकते हैं, ये आता है. और जब एक इन्वायरमेंट कॉज आता है तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आपकी किसी भी पार्टनर में ये चीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से डिसिमिनेशन होता है. डिसिमिनेशन मतलब कम होना चलता है, कम धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा.
सीमन में जो फ्लूइड होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वहाँ पे आपके स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे। इधर ओवरीज में एग बनने कम हो जाते हैं। जैसे जैसे ओवरीज में एग बनने कम हो जाते हैं, एक समस्या अपने आप आ जाती है कि हमारे को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के चांसेस, मैं चांसेस कह रही हूँ, चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन ये है कि फीमेल्स में क्या, अगर आप लेट नाइट शादी करते हैं, लेट शादी हो रही है आपकी 35 के बाद, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है स्पर्म बनाने की जो नेचुरल एक जो प्रोसेस होती है वो अपने आप कम हो जाती है। इसी तरह से ओवरीज में एग की जो काउंट होते हैं, जितने नंबर्स होने चाहिए, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो फीमेल या मेल दोनों की फर्टिलिटी के ऊपर ये असर आता है और उसकी वजह से क्या होता है कि डिक्रीज होने लगते हैं। स्पर्म काउंट भी डिक्रीज हो जाएगा, उसकी क्वालिटी भी डिक्रीज होने लगेगी स्पर्म की, जिसकी वजह से सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसी तरह से फीमेल्स में क्या होगा, विमेंस जितने एग उनको ले डाउन करने चाहिए, जितनी ओवरीज के साथ वो उतना नहीं कर पाती हैं। तो ये एक दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक बहुत तीसरी जो बात है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई है आपको, वहाँ पर र्यून हो सकता है। अगर इम्पेयर्ड का जब स्पर्म है वो प्रोडक्शन जो है उसका इम्पेयर्ड हो रहा है, यानी कि गड़बड़ा रहा है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अल्कोहल अब्यूज़ कर रहे हैं, आप लेट नाइट सोते हैं, आपका कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, उस हिसाब से जो बैलेंस लाइट आपको लेनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे ये, इसको हम एक तरह से इन्वायरमेंटल कॉज भी कहते हैं और जिसकी वजह से ये समस्याएं हमारे ऊपर आती हैं। अच्छा, अब क्या करें? तो मेन चीज़ है कि अब फीमेल्स विमेंस में हम क्या देखते हैं, ठीक है। विमेंस में 35 इयर्स, मैंने जैसे बताया आपको कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और आजकल जिस तरह से एरा चल रहा है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम वैसे ही बहुत डिले मैरिज करते हैं। आजकल करियर को ध्यान में रखते हुए, स्टडीज़ को ध्यान में रखते हुए, तो 25-26 साल यूजुअली आजकल लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं। मेल्स का भी यही है, जिसकी वजह से बहुत डिलेड मैरिज होती है। जब डिलेड मैरिज होती है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमेशा आता है और इसकी वजह से स्पर्म काउंट या ओवेरियन जो एग्स हैं वो बनने कम हो जाते हैं। नाउ सेकेंड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फीमेल्स में होती है, बहुत ही कॉमन है ये, इसको हम PCOS के नाम से जानते हैं या PCOD के नाम से जानते हैं। दिस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये चीज़ जो होती है हमारे हार्मोन्स को, फीमेल के हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती है, वहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स फीमेल के पीरियड्स के लिए यानी कि मासिक धर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, FSH हो गया, LH हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, जब यहाँ पे गड़बड़ी आती है तो आपका मासिक धर्म अपने आप गड़बड़ा जाता है, साइकिल गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आएगा, पीरियड का फ्लो कम आ जाएगा, कम दिन होगा या ज़्यादा दिन होगा। तो उसकी वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो कि देखने को मिलती है फीमेल्स के अंदर, और ये 90% फीमेल, ठीक है, ओबेस हो जाती हैं इसके चक्कर में। इसकी वजह से पूरा डाइट का प्लान बिगड़ जाता है और पूरे हार्मोन्स में, कभी कभी आपने देखा होगा कि शरीर पे बाल आने, ऐसी ऐसी जगहों पे बाल आने जहाँ पे बाल नहीं आने चाहिए, चेहरा हो गया, पीठ हो गई, गला हो गया, इस तरह से अगर उनके चेहरे पे बाल आ रहे हैं या इस तरह से, तो हार्मोन की डिसबैलेंस की वजह से होता है और ये कई बार कारण बनता है किस तरह का, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का। दूसरी चीज़ क्या है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में, दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यूट्रस के अंदर कोई स्कार बन गया हो, या इसको हम स्कैरिंग कहते हैं या एंड्रोमेट्रियोसिस कहते हैं, अगर कोई चीज़ बॉबल सरफेस के ऊपर आके वहाँ पे कोई सिकेट्राइजेशन हो रहा है तो उसको एंड्रोमेट्रियोसिस कहते हैं। यहाँ पे भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि फीमेल कई बार कंसीव तो कर लेती है लेकिन उसके बाद क्या होगा, मिसकैरेज होने की संभावनाएं बार बार मिसकैरेज हो जाएगा, 2 बार 3 बार 4 बार, इस तरह से बढ़ता है।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको कोई पॉलिप हो जाता है यूट्रस में, कोई सिस्ट बन जाती है यूट्रस में, उस कंडीशन में भी कोई भी फीमेल जो है वो अनेबल टू परफॉर्म होगी। थायराइड हार्मोन अगर बढ़ जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है, कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, या आपके अंदर फेलोपियन ट्यूब जो हमारे यूट्रस में होती है, जो कि एक हिस्सा होता है, जो कि हम जिसको कहेंगे हाँ यहाँ पे हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, अगर यहाँ पे कोई स्कैरिंग हो जाती है, स्कैरिंग कैसे होती है, मिसकैरेज हो रहा है, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो क्या कराते हैं, आप एबॉर्ट कराते हैं। अगर महीना ज़्यादा चढ़ गया है तो आप एबॉर्शन में भी डायलिटेशन और क्यूरेटाज कराते हैं, जिसको हम आम भाषा में DNC कहते हैं, ठीक है। जब DNC बार बार होती है, या सिजेरियन डिलीवरी हो चुकी है पहले, उस जगह पे इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में स्कैरिंग हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अगर हम इंडिया में देखें तो कितने लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, और अगर हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो कितने लोग सफ़र कर रहे हैं। तो आप ऐसे जान लीजिए कि 8 महिलाओं में से 1 महिला इस तरह के बांझपन का शिकार होती है। ये बहुत ज़्यादा वैसा भी नहीं है कि आप इसको आप कॉमन कह दीजिए, लेकिन हाँ ये समस्या है। और अगर आप समस्या वैश्विक स्तर पे देखने की बात करते हैं तो वहाँ पे कम से कम 2% से लेकर 26% महिलाएं इस चीज़ से सफ़र करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपसे कहा कि ये दूसरा पार्ट, मैं जो मेल पार्ट जो है, जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के लिए, या पुरुष बांझपन भी जिसको आप कह सकते हैं, जो दोबारा से फीमेल्स जो होती हैं वो माँ नहीं बन पाती हैं, ये दूसरा पार्ट मैं आपको नेक्स्ट उसमें लेकर आऊँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।